नमस्कार। आज क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आंकड़ों का संग्रह शुरू करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द्वितीय समांक होते हैं। आंसर होगा प्रकाशित आंकड़ा और अनुसंधान करों द्वारा एकित आंकड़ा। दूसरा क्वेश्चन निम्नांकित एक निर्देशन विधि के लाभ हैं। मितव्ययता, वैज्ञानिक शीघ्र निष्कर्ष, इनमें से सभी। निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है। शुद्धता। भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। उत्तर 10। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं गणनाकार। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समांकों को कहते हैं प्राथमिक। प्राथमिक का इकाई होते हैं अनुसंधानकरों द्वारा एकत्रित आंकड़ा। यदि समय में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान। संगणना विधि है उपयुक्त जहां समग्र के सभी इकाई एक रूप न हो। समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। आंसर दैव निर्देशन। द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशित स्रोत। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। उत्तर संगणना प्रणाली में आंकड़ों के स्रोत हैं प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक समांक होते हैं मौलिक। वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकीय अनुसंधान करता है को कहते हैं अनुसंधानकर्ता। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण में। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है इनमें से सभी। प्रश्नों की सीमित संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है। वहाँ सूचित शिक्षित होते हैं। प्राथमिक समांक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है स्वयं। समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है?
द्वितीयक। प्रकाशित आंकड़े होते हैं। आंसर होगा द्वितीयक। आंकड़ों का सरकारी स्रोत है। आंसर आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट। जो समग्र अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है दैव निर्देशन में। अनुसंधान की विधियां हैं। आंसर 2 जनगणना अनुसंधान है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन। निम्न में से निर्देशन का एक प्रकार कौन नहीं है? 2 गुना प्रतिचयन, बाकी सब है। दैव प्रतिचयन, सविचार प्रतिचयन, मिश्रित प्रतिचयन। संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? आंसर विजातीय समक। लॉटरी विधि से इकाइयों को चयन किया जाता है। आंसर होगा दैव निर्देशन प्रणाली में। एनएसएस की स्थापना हुई थी। आंसर होगा 1969 में। जनसंख्या की विशेषता है इनमें से सभी। व्यापकता, नियमितता, निश्चित क्षेत्र। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है। आंसर होगा इनमें से सभी। एनएसएसओ, सीएसएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ। इनमें से कोई नहीं। 32 का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है एनएसएसओ। औद्योगिक समंकों का संग्रह होता है एनएसएसओ द्वारा। दो सौ फार्म वाले एक गांव में फसल उत्पादन के स्वरूप पर एक अध्ययन आयोजित किया गया। इनमें से 50 फार्मों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 50% पर केवल गेहूं उगाए जाते हैं। समष्टि और प्रति 10 के आकार किया है। जनसंख्या 200 फार्म, प्रति 10 50 फार्म। प्रति 10 समष्टि तथा चर के 2 उदाहरण दें। प्रति 10 यदि हम IQ स्तर जांच करने के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन कर ले तो
यह प्रतिदश होगा। इस प्रकार यदि हम 20% जनसंख्या के आधार पर लिंग अनुपात लाएं तो 20% जनसंख्या प्रतिदश है। समिष्ट, एक विद्यालय के विद्यालयों का आय कुल स्तर जांच करने के लिए समष्ट उस विद्यालय के कुल विद्यार्थी हैं। एक देश का लिंग अनुपात जानने के लिए समिष्ट उस देश की जनसंख्या है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों का आईक्यू स्तर जांच तथा एक देश का लिंग अनुपात। इनमें से कौन सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और क्यों? गणना और प्रतिदर्श। गणना से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं क्योंकि यह समिष्ट के प्रत्येक इकाई पर आधारित होता है। इनमें शुद्धता का उच्च स्तर होता है। यह प्रतिचयन त्रुटि से मुक्त होता है। इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर है और क्यों? प्रतिचयन त्रुटि, अप्रतिचयन त्रुटि। प्रतिचयन त्रुटियां अधिक गंभीर है क्योंकि वे जानबूझकर पक्षपाती रूप से की जा सकती है। ऐसी त्रुटियों को ढूंढ पाना तथा सही करना बहुत कठिन है, जबकि अप्रतिचयन त्रुटियां मापन की त्रुटियां होती हैं जिन्हें ध्यान देकर ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं। इनमें से आपको 3 चुनने हैं, तो इनमें से कितने प्रतिशत संभव है? बहुत से प्रतिशत संभव है। पहला, लॉटरी विधि, यादृच्छिक संख्याओं वाली तालिका, स्तरित प्रतिदर्श, व्यवस्थित प्रतिदर्श, असंभव प्रतिदर्श। अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे? चर्चा करें। दस विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्या आवंटित करनी होगी। फिर समान आकार तथा रंग की 10 पर्चियाँ बनानी होगी। इन्हें एक कटोरे में डालकर सही ढंग से हिलाना होगा। इनमें से किसी बाह्य व्यक्ति को 3 पर्ची निकालने को कहा जाएगा। इस 3 पर्चियों पर जिन छात्रों के आवंटित अंक लिखे हैं वे मेरे प्रतिदर्श का हिस्सा होंगे। क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है? बताएं। नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है। इसे यादृच्छिक बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए कदम उठाने पड़ते हैं। सभी पर्चियां बिल्कुल समान आकार तथा रंग की होनी चाहिए। सभी पर्चियां बिल्कुल एक समान ढंग से मोड़ी जानी चाहिए। यदि ये सावधानियां नहीं बरती गई तो यह संभव है कि पूर्व निर्धारित पर्चियां उठाई जाए। दूसरों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि सभी इकाइयों को चयन का समान अवसर मिला। यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग करते हुए अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों को चयन के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सभी विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्या आवंटित कर दी जाएगी। फिर हम यादृच्छिक जनसंख्या सारणी में जाएंगे, परंतु हमारा संबंध केवल 1 अंकीय संख्याओं से होगा। पहले 3 अंकीय संख्या चुन ली जाएगी।
क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? अपने उत्तर की कारण सहित व्याख्या करें। कुछ परिस्थितियां में प्रतिदर्श सर्वेक्षण से बेहतर परिणाम देते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। एक बीमारी का पता लगाने के लिए या संक्रमण का पता लगाने के लिए हम पूरा रक्त नहीं ले सकते, हम रक्त की कुछ बूंदें लेते हैं। इस प्रकार भोजन पकाते समय हम भोजन का कुछ हिस्सा चख लेते हैं, यह पका है या नहीं। हम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते कि पूरा खाना खाकर हम तय करें कि खाना पक गया था। कोई भी अध्यापिका विद्यार्थियों की ज्ञान की जांच के लिए पूरी पुस्तक नहीं दे सकती, अतः वह कुछ प्रश्न प्रतिदर्श के रूप में देती है। प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। प्रतिदर्श विधि कम समय लेती है। प्रतिदर्श विधि की विस्तृत जांच संभव है क्योंकि उत्तरदाताओं की संख्या कम होती है। दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम पर संपर्क करना पड़ेगा।